ओके, नाउ मूव। अब सेकेंड पैरा पर आते हैं। इन 1947 बाउंड्रीज जो थी, जो सीमाएं थी कुछ पुराने स्टेट्स की, उनको बदल दिया गया जिससे कि राज्य को नया स्वरूप दिया जा सके। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। और वो इस कारण से करना पड़ा जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग जो हों वो सेम स्टेट में रहें। कुछ स्टेट्स जो थे वर क्रिएटेड, उनको न केवल बेसिक ऑफ लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस। जब ये पहचान हुई कि उनके कल्चर में, उनकी एथनिसिटी में या उनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस में काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं, तो इन वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए भी कुछ स्टेट्स बनाए गए। इन स्टेट्स के जो नेम हैं, जैसे आप नागालैंड को देखो, उत्तराखंड को देखो, झारखंड को देखो, इन सब में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन इनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इनके कल्चर और इन स्टेट्स में रहने वाले लोगों का एथनिक कंपोजिशन, ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, जब आवाज उठी कि भाषा के आधार पर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स बनाने की आवश्यकता है, तो कुछ नेशनल लीडर्स जो थे उनको डर लगने लगा कि भाई अगर हम इस तरीके से स्टेट्स को बनाएंगे तो क्या होगा, देश डिसइंटीग्रेटेड होगा। मतलब देश के अंदर में जो एकता की भावना है उसको घात पहुंचेगा, आघात पहुंचेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, जो केंद्र सरकार थी, रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, बट द एक्सपीरियंस हैज शोन that the formation of linguistic states has actually made the country more united। लेकिन आगे चल करके कुछ दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद में हमें देखने के लिए मिला कि नहीं, अगर हमने लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर राज्यों को बनाया था तो यूनिटी जो थी वो लेवल और बढ़ा, और इस लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के बाद में उन इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन करना ज्यादा आसान हो गया। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि आफ्टर वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, हाउ टू क्रिएट द स्टेट्स, व्हाट वुड बी द बाउंड्री लेवल, कैसे बाउंड्री बनाएंगे। तो दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी। They just put all the people who were speaking the same language in one state, and it made the convenient mode for the administration also. Second हम देखते हैं इसमें हमारी सेकेंड पॉलिसी है लैंग्वेज पॉलिसी। भाई अब हमारे देश में आप देखो इतने सारे भाषा हैं, धर्म भी अलग अलग हैं, उनके कल्चर भी हैं, भाषाएं भी बहुत हैं। तो अब दूसरा टेस्ट हमारे फेडरेशन के लिए था कि आखिर हम लैंग्वेज कौन सी रखें अपनी मेन लैंग्वेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाना नहीं चाहता था। हालांकि हिंदी जो थी उसको आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला कि हम उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में थी, मुख्य भाषा थी, लेकिन हिंदी जो थी अभी भी केवल 40% इंडियंस के ही द्वारा बोली जाती थी। Therefore, there were many safeguards to protect other languages। अब भाई और भी कई तरीके अपनाए गए जिससे कि हम दूसरे लैंग्वेजेस को सुरक्षा दे सकें। बिसाइड हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस जो थे उनकी भी पहचान की गई शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages। आप देखें कि अगर कोई भी प्रतियोगी किसी एग्जाम में बैठता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है, तो उसमें जो है वो एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी भी एक भाषा का चुनाव कर सकता है। अलग अलग स्टेट्स जो हैं हमारे देश में उनकी भी अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी जगहों पर। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट।
अधिकतर राज्यों में ये होता है कि जो पर्टिकुलर भाषा है उस राज्य की, उनका ऑफिस का वर्क उसी में वो लोग करते हैं। अगर हम श्रीलंका की स्टोरी को जरा सा फर्स्ट चैप्टर में रिकॉल करें तो देखा था कि जो लीडर्स थे वहां पर वो एक ही लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के चल रहे थे। इसने बहुत डिसइंटीग्रेट किया था देश को। लेकिन हमारे देश के लीडर्स जो थे बहुत कॉशस थे और उन्होंने बहुत ही सावधानी के साथ में हिंदी के इस्तेमाल को लेकर के अपनी जो सिस्टम था, अपना जो वर्किंग प्रोसीजर था, उसको अपनाया। संविधान के अनुसार द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज टू स्टॉप इन 1965। संविधान में लिखा गया कि 1965 तक हम लोग आधिकारिक रूप से ऑफिशियल वर्क में इंग्लिश का इस्तेमाल रोक देंगे। हालांकि बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थे जहां पर लोग हिंदी भाषा नहीं बोलते थे, जैसे कि साउथ इंडिया में, अब इन लोगों ने डिमांड की कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कंटिन्यू रहना चाहिए। तमिलनाडु जो था दिस मूवमेंट, तमिलनाडु में ये मूवमेंट बहुत वायलेंट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ा और वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखने के लिए राजी हो गई। बहुत सारे क्रिटिक्स सोचते हैं, आलोचक सोचते हैं कि जो सोल्यूशन है इसने इंग्लिश बोलने वाले संभ्रांत परिवार के लोगों को बढ़ावा दिया और प्रमोशन ऑफ हिंदी जो है आज भी मात्र एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ही नजर आती है।